हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने 48th मीटिंग, जीएसटी की 48th मीटिंग जो दिल्ली में कंडक्ट किया गया था, उसमें उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस को आज डिस्कशन करेंगे कि इसमें सबसे मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में, इस वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जाए। ये मीटिंग कल यानी 17 दिसंबर 2022 को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। जिस प्रेस रिलीज में बताया है कि इसमें मेजर चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाला है और क्या इसका इम्प्लीमेंट होना है, कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये नोटिफाई किया जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। अभी ये नोटिफाई नहीं किया गया है, ये प्रेस रिलीज के द्वारा बताया जा रहा है कि हम ये चीज चेंजेस करने जा रहे हैं, लेकिन ये जल्द से जल्द ही यह चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएगा और नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें मेजर चेंजेस क्या है वो देखते हैं। तो पहला, इन्होंने कुछ गुड्स को रेट चेंज किया है, टैक्स रेट चेंज किया है कि जो 5% का टैक्स था वो उसको टैक्स फ्री कर दिया है। वो टैक्स था हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका एंड कॉन्सेंट्रेटेड्स इंक्लूडिंग चूनी, चूरी, खांदा। जो 5% था इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार एथिल एल्कोहल सप्लाइड टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्प्रिट पेट्रोल, जो 18% में था, इसको 5% कर दिया गया है। कुछ मेंथा ऑयल है, जो मेंथा ऑयल के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल था, इसके साथ साथ मेंथा ऑयल के साथ साथ मेंथा अर्वेंसिस, इसको भी जो है इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उन्हें इस चीज को पता होना चाहिए कि मेंथा ऑयल के साथ मेंथा ऑर्वेंसिस, ये इसको भी रिवर्स चार्ज के दायरे में ला दिया गया है। इसके बाद जो मेजर चेंजेस है, मेजर पॉइंट चेंजेस है, वो हम समझ लेते हैं कि मेजर चेंजेस इसमें क्या है। तो इन्होंने एक चेंजेस लाया है रिफंड से रिलेटेड कि रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देयर इज नो प्रोसीजर टू क्लेम फॉर रिफंड ऑफ टैक्स बॉन्ड बाय द unregistered buyers in cases where the contract agreement for supply of services like construction of flat, house and long-term insurance policies is cancelled and the time of period of issuance of credit note by the concerned supply is over the council recommendation amendment in CGST rule 2017। मतलब कि इसमें रिफंड प्रोसीजर के लिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी कुछ रिफंड प्रोसेस लाया जा रहा है कि उन्हें रिफंड का प्रोसेस किस तरह से प्रोसेस करना है। तो वो सर्कुलर के माध्यम से वो बता दिया जाएगा कि ये रिफंड प्रोसेस कैसे रहेगा अनरजिस्टर्ड बायर के लिए। जो अनरजिस्टर्ड बायर है उनके लिए रिफंड अप्लाई कैसे करना है, कुछ सर्टेन केस में किया जाएगा, सभी केसेस में नहीं होंगे, कुछ सर्टेन केस होगा उसके लिए। इसके बाद इन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं। वो मेजर चेंजेस ये है कि द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड सब रूल 1 रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 to provide for reversal of input tax credit in terms of second proviso to section 16 of the CGST Act only proportionate to the amount not paid to the supplier vis-a-vis the value of the supply including tax payable। मतलब कि पहले था कि अगर आपका सप्लायर जो है, आपने जो इनपुट क्लेम किया है, जो 3B के अंदर इनपुट क्लेम किया है, उस इनपुट के अगेंस्ट में अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, जो 180 डेज का प्रोविजन है सेक्शन 16 का सेकंड प्रोविजो में,
वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया है तो आपको पूरा आईटीसी रिवर्सल करना होता था, लेकिन उसको अब अमेंड कर दिया गया है कि अगर आपने उस पेमेंट में से कुछ पेमेंट आपने कर दिया है और पेमेंट कुछ बाकी रह गया है जो 180 दिन के अंदर आपने नहीं कर पाए, तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट के अगेंस्ट में प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद बताया है द काउंसिल रिकमेंडेड टू इंसर्ट रूल 37A। रूल 37A एक इंसर्ट किया गया है जिसमें इन्होंने कहा है टू प्रिस्क्राइब the mechanism for reversal of input tax credit by a registered person in the event non-payment of tax by the supplier a specified date, the mechanism for re-availment of such credit if the supplier pay tax subsequently। मतलब कि अगर आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C इन्होंने दिया है कि अगर आपने 180 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो किस तरह से आपको रिक्लेम करना है। अगर 180 दिन के बाद जो पेमेंट आप कर देते हैं तो रीअवेलमेंट किस तरह से आपको करना है वो बताया जाएगा। वो उसके लिए आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का क्लॉज C दिया गया है, वो इंसर्ट किया जाएगा कि आपको सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 का क्लॉज C के अकॉर्डिंग आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ अपील्स के केसेस में बताया इन्होंने कि सब रूल 3 ऑफ रूल 108 एंड 109 ऑफ द CGST रूल 2017 to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of the order appellant against the issuance of final acknowledgement by the appellate authority। मतलब कि पहले क्या था कि आपको एक सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी होती थी जो अपील आप अपीलेट अथॉरिटी को करते थे, तो उसे अब एक इन्होंने अलग प्रोसीजर बताएंगे कि टाइम वुड फैसिलिटेट टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ अपीलेट एंड इज द कंप्लायंसेस बर्डन फॉर द अपीलेंट्स। कि एक प्रोसेस बताया जाएगा कि किस प्रोसेस से आपको अब अपील फाइल करनी है। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में जो भी चेंजेस हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि रूल 109C एंड फॉर्म GST APL 03 एंड APL 01 एंड 03W टू बी इंसर्टेड कि एक APL 01 के साथ साथ APL 03W इंसर्ट किया जाएगा, जो रूल 109C के अगेंस्ट में एक GST फॉर्म APL 03 इंसर्ट किया जाएगा। उसमें इन्होंने कहा है टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर विड्रॉल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ अपील up to certain specified stage. This would be help in reducing litigations at the level of appellant authorities। कि आपने अगर कोई अपील फाइल कर दिया है और अगर लगता है कि वो अपील हमने गलती से फाइल कर दिया है तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो विड्रॉ करने के लिए आपको फॉर्म जो है वो रहेगा APL 03। इस APL 03 के माध्यम से आप उस अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगला मेजर जो चेंजेस है, अगला मेजर पॉइंट जो चेंजेस है वो चेंजेस इन्होंने दिया है कि 3B इन्होंने कहा है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केसेस इनवाइसिंग डिफरेंसेस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन GSTR 3B vis-a-vis that available as per form GSTR 2A during the financial year 17-18 and 18-19। मतलब कि इन्होंने कहा है कि हम वेरीफाई करेंगे आपके 3B और GSTR 1 में
कि आपका 3V और GSTR 1 का डिफरेंस कितना है 17-18 और 18-19 का। उस अकॉर्डिंगली हम आपका नोटिस या जो भी इनको करना होगा वो आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्यों है। उसके लिए हो सकता है 17-18 के लिए कोई ऐसा प्रोसेस लाएं जो टैक्स पेयर के लिए भी रिलेवेंट हो, जो टैक्स पेयर को भी उसमें सुविधा हो कि 17-18 के लिए कुछ चीजें डिफिकल्टीज थी, डिफिकल्टीज के माध्यम से लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, तो उस डिफिकल्टीज को देखते हुए भी ये चीजें लाई जा सकती है जो 3V और 1 के लिए इन्होंने बताया है। इसके बाद अगला चेंजेज है कि क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन of demand in terms of subsection 2 of section 75 of CGST Act 2017। कहने का मतलब है कि जो डिमांड रेस होता है, जो डिमांड रेस होता है वो 73 या 74 के अगेंस्ट में, तो वो 75 में जो डिमांड रेस किया जाता है उसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। वो अमेंडमेंट क्या किए गए हैं वो नोटिफिकेशन से बता दिया जाएगा कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75 में क्या अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक मेजर पॉइंट दिया है जो पहले भी इन्होंने बता दिया था कि हम 1 जनवरी 2023 से ई इनवाइजिंग लाने जा रहे हैं कि जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन में बताया है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई-इनवाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ एंटिटी, कि जो एंटिटी है जो 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाले हैं, जो उनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 1 जनवरी से ई इनवाइजिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से कि उन्हें जो भी सॉफ्टवेयर परचेज करनी है इनवाइजिंग के लिए, जो मैनुअल बिलिंग करते हैं उन्हें इनवाइजिंग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट जो है रजिस्ट्रेशन के मामले में इन्होंने कहा है कि मेजर फॉर स्ट्रीमलिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के मामले में कुछ कहा है कि टू conduct a pilot in a state of Gujarat for biometric based Aadhaar authentication and risk based physical verification of registration applicant, amendment in rule 8 and rule 9 of the CGST rule 2017। मतलब कि जो गुजरात स्टेट के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एक बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको एक ऑप्शन अनेबल कर दिया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, या रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है उनके लिए कि उनके फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस पर वेरिफिकेशन के लिए भी अधिकारी लोग पहुंच सकते हैं। इंस्पेक्टर जो जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं वो उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे वेरिफिकेशन कर सकता है बिफोर ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, कि रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करने से पहले आपको एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है, ताकि इससे वो जो है फेक एंड फ्रॉडली रजिस्ट्रेशन ना ले। लोग बाग फेक एंड फ्रॉडली रजिस्ट्रेशन बहुत ले रहे हैं, इसके लिए ये प्रोसीजर लाया जा रहा है। अगर ये सफल हो जाता है तो आगे चल करके हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल कर दिया जाए। इसके बाद इन्होंने कहा है पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फेच्ड फ्रॉम सीवीडीटी डेटाबेस टू बी कैप्चर्ड एंड recorded in form GST REG 01 and OTP based verification to be conducted at the time of registration on such PAN link mobile and email address to restrict misuse of the PAN of the person by unscrupulous
विदाउट नॉलेज ऑफ द सेड पेन होल्डर। मतलब कि जो सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स में जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, उस रिटर्न में देखा जाएगा कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस पैन नंबर में क्या अटैच्ड है। उस पैन नंबर को फैच करेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म REG01 का ओटीपी जो आएगा वो उस नंबर पे आएगा जो सीबीडीटी के इनकम टैक्स के साइट पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उस पैन के आधार पे लिंक्ड उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा। आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस डालते हैं उसमें ओटीपी नहीं जाएगा। इन्होंने ये एक मेजर चेंजेस किए हैं जो फ्रॉडली रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ऐसा लाया जा रहा है। इसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 16 में कहा है कि सेक्शन 37, सेक्शन 39 and 44 and 52 of CGST Act 2017 to be amended to restrict filing of return statement to a maximum period of 3 years from the due date of filing the relevant return statement। मतलब कि अगर आपने चाहे आपकी 3B रिटर्न हो या आपकी GSTR1 हो या एनुअल रिटर्न हो या कोई TDS की रिटर्न हो जो आपने 3 सालों से नहीं फाइल करी है तो आपको वो फाइल करने नहीं देगा पोर्टल। ऐसा इन्होंने बताया है कि 3 साल से ज्यादा अगर आपका हो गया है ड्यू डेट तो आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सीरियल नंबर 17 में कहा है कि फॉर्म GSTR1 टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड for a reporting of details of supply made through e-commerce operator covered under section 52 and section 9 subsection 5 of CGST Act 2017 by the supplier and reporting by the e-commerce operator in respect of supply made under section 9 subsection 5 of the CGST Act 2017। मतलब कि पहले कोई ई-कॉमर्स से के थ्रू अगर सप्लाई करता था उसके लिए कोई GSTR1 में या 3B में कोई ऐसा कॉलम नहीं था कि उसको सेपरेटली फिगर को दिखा सके कि हम ई कॉमर्स के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अब एक अमेंडमेंट आने वाला है कि अगर कोई ई कॉमर्स के थ्रू सेलिंग करता है तो उसको कॉलम अलग से इंसर्ट किया जाएगा, उस टेबल में उस फिगर को शो कराना पड़ेगा। इसके बाद एक और सबसे मेजर चेंजेस है पॉइंट नंबर 18 दिया गया है रूल 88C एंड फॉर्म GST DRC01B। कहता है टू बी इंसर्टेड इन CGST रूल 2017 फॉर इंटीमेशन टू टैक्स पेयर by the common portal about the differences between liability reported by the taxpayer in form GSTR1 and in form GSTR3B for a tax period। मतलब कि अगर आपने GSTR3B या GSTR1 में जो लाइबिलिटी दिखाया है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उस टैक्स पीरियड के लिए, तो आपको नोटिस दिया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि आपको ये डिफरेंस 3B और GSTR के अंदर आ रहा है, उसे आप ठीक कर लें, उस नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बाद कहता है वेयर सच डिफरेंसेस exceed a specified amount and or percentage for enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the difference. Further, clause D to be inserted sub rule 6 of rule 59 of the CGST rule 2017 to restrict furnishing of form GSTR1 for the subsequent tax period if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation nor has furnished a reply explaining the reason for the amount remaining unpaid. Thus, this would facilitate taxpayer to explain the reason for the differences in such liability reported by them without intervention of the tax officers।
मतलब कि ये बहुत मेजर चेंजेस हैं कि अगर आपका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में कोई डिफरेंसेस है, कुछ परसेंटेज स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको इतना परसेंटेज अगर डिफरेंस है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में, तो उसके अंदर आपको इंटीमेट किया जाएगा कि जीएसटीआर 1 और 3B में ये डिफरेंस है, आप इसको ये टैक्स पे कर दो। अगर आप उस नोटिस को जवाब, उस इंटीमेशन के अगेंस्ट में अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया या उस टैक्स को पेड नहीं किया, तो अगले मंथ की जो आपकी अगले मंथ की जो रिटर्न है, जो जीएसटीआर 1, वो फाइल नहीं करने दी जाएगी। वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उस इंटीमेशन के अगेंस्ट में कोई रिप्लाई या टैक्स पे नहीं कर देते हैं। उस नोटिस को ड्रॉप हो जाने के बाद ही आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। तो ये मेजर चेंजेस थे। जो सबसे बड़ा चेंजेस आए हैं इस प्रेस रिलीज के माध्यम से, इस प्रेस रिलीज में जो इन्होंने बताया है वो मेजर चेंजेस थे, बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।